नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। विगत कक्षा के अंदर शिक्षण विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें हमने शिक्षण विधियों को दो भागों में विभाजित किया था, एक परंपरागत शिक्षण विधियाँ, एक आधुनिक शिक्षण विधियाँ। आज हम जो संस्कृत शिक्षण विधियाँ हैं, जो रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं महत्वपूर्ण संस्कृत की शिक्षण विधियों में से आज हम प्रारंभ करते हैं। जो पहली संस्कृत की जो शिक्षण विधि है वो है व्याकरण शिक्षण विधि। आज हम प्रारंभ करते हैं व्याकरण शिक्षण विधि। व्याकरण की जो शिक्षण विधियां हैं उसको हम प्रारंभ करते हैं। व्याकरण की शिक्षण विधि प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले हम व्याकरण पद की उत्पत्ति देखते हैं। व्याकरण पद की उत्पत्ति में वि और आंग उपसर्ग है। वि और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर, क्री धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर शब्द बनता है व्याकरणम। व्याकरणम शब्द बनता है व्याकरणम, जिसका अर्थ है, व्याकरण पद का अर्थ है व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति शब्द ज्ञान जनकम, शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। अर्थात शब्दों के ज्ञान का जो जनक शास्त्र है वह व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण शास्त्र की जो मुख्य प्रयोजन है, आप सभी को पता है, व्याकरण शास्त्र पढ़ने के जो महाभाष्यकार पतंजलि ने 5 प्रयोजन बताए हैं। व्याकरण शास्त्र पढ़ने के, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन है 5। उन्होंने कहा है रक्षोहागम लघ्व संदेहा, रक्षोहागम लघ्व संदेहा, अर्थात रक्षा ऊह आगम लघु अक्षर और असंदेह है। अर्थात रक्षार्थ वेदानाम, वेदों की रक्षा करने के लिए, ऊह ज्ञानम आगम लघु अक्षर और असंदेह के निवारण के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार से व्याकरण शिक्षण के या व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य प्रयोजन तथा 13 गौण प्रयोजन है। 13 गौण प्रयोजन बताए गए हैं। व्याकरण शिक्षण के या व्याकरण अध्ययन के 13 गौण प्रयोजन बताए गए हैं। ते असुराः दुष्ट शब्दाः यददीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इवां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं यो वा इमां
चत्वारि उतत्वः सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण। इस प्रकार से व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य हैं और 13 गौण प्रयोजन है। आपको बस इतना सा कि ध्यान रखना है कि व्याकरण के जो मुख्य प्रयोजन है वो 5 है और व्याकरण के जो गौण प्रयोजन है वो 13 है। ये सामान्य जानकारी है और आपको ये भी पता होगा व्याकरण को या व्याकरण शास्त्र को वेदों का मुख भी कहा गया है। वेदों का मुख भी कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये वेद की उक्तियां हैं, आपको इनका विशेष ध्यान में रखना है। इन 4-5 लाइनों के अंदर से कई बार प्रश्न बन जाता है और आगे आगे पीछे प्रश्न पत्रों में बने हुए हैं, उनको विशेष आपको ध्यान में रखना है। व्याकरण पद की उत्पत्ति है, भी आंग उपसर्ग है, कृ धातु से लुट प्रत्यय करने पर व्याकरण पद का निर्माण हुआ है। उसके पश्चात इसका अर्थ है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेनिति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अर्थात जो व्याकृत करते हैं, उत्पन्न करते हैं शब्दों को, अर्थात जो शब्दों के जनक है वो जनक ही व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण के मुख्य प्रयोजन 5 है। रक्षोहागम लद्व संदेह, रक्षा ऊह आगम लघु अक्षर और असंदेह, और व्याकरण के 13 गौण प्रयोजन है और व्याकरण शास्त्र को ही वेदों का मुख कहा जाता है। आगे है एक अन्य नाम है व्याकरण का ही, व्याकरण शास्त्र को ही शब्दानुशासनम, शब्दानुशासनम, व्याकरण शास्त्र को ही शब्दानुशासनम इस नाम से भी जाना जाता है, जो महाभाष्यकार पतंजलि ने बताया है। महाभाष्यकार ने अपने महाभाष्य ग्रंथ के अंदर अथ शब्दानुशासनम इस नाम से व्याकरण का नामकरण किया है। इसलिए व्याकरण का ही अन्य नाम शब्दानुशासनम कहा गया है, अर्थात जो शब्दों का अनुशासन होता है वही व्याकरण शास्त्र होता है। आपको सबको पता है कि सबको सामान्य परिचय की जानकारी होना चाहिए। एक तो सबसे पहले व्याकरण के त्रिमुनि का आपको पता होना चाहिए। त्रिमुनि, व्याकरण शास्त्र के जो त्रिमुनि है उनके द्वारा कही गई जो उक्ति है वो तदुक्ति नाम से जानी जाती है या प्रसिद्ध है। तदुक्ति नाम से प्रसिद्ध है त्रिमुनि। पाणिनि है जो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ये आपको सभी को स्मरण में होना चाहिए। दूसरा है कात्यायन, इनके द्वारा वार्तिक लिखे गए, वार्तिकम। और तीसरे हैं पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा, महाभाष्यम। सामान्य परिचय, अष्टाध्यायी का मतलब पाणिनि के द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी कहलाता है। कात्यायन के द्वारा वार्तिक लिखे गए और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया। कहने का मतलब पाणिनि ने जिन सूत्रों का प्रणयन किया है उन सूत्रों के माध्यम से हम व्याकरण शास्त्र का पठन पाठन करते हैं, उनमें कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को पूर्ति के लिए कात्यायन ने वार्तिकों के माध्यम से उन कमी को पूरा किया गया है। लगभग 836 के आसपास वार्तिक बताई जाती है जो कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। और महाभाष्यकार पतंजलि ने 84 आन्यकों के अंदर इस ग्रंथ का लेखन कार्य किया है। अन्ना निवृत्तम इति आन्यकम, अर्थात एक दिन के अंदर एक आन्यक लिखा गया है। 84 दिन के अंदर महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना महाभाष्यकार पतंजलि के द्वारा किया गया है। व्याकरण का सामान्य परिचय के उपरांत
हमें व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों की जानकारी अनिवार्य है। व्याकरण शिक्षण विधियों के अध्ययन और अध्यापन के लिए जो वांछित उद्देश्य हैं उनकी जानकारी हम अब करते हैं। सभी मित्रों के लिए रीट एग्ज़ाम को लेकर के मेरा इतना सा ही संदेश है कि संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से यदि आप तैयार कर लेंगे तो ये मेरा पूरा विश्वास और यकीन है कि आपको हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा रीट एग्ज़ाम के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक आप संस्कृत का अध्ययन करें तो आपको हिंदी में ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम प्रारंभ करते हैं व्याकरण शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण के पठन और पाठन के लिए जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसके अंदर है सबसे पहले हैं भाषा के जो ध्वन्यात्मक, भाषा के जो ध्वन्यात्मक पद हैं, ध्वन्यात्मक पदों का परिचय, अर्थात भाषा के माध्यम से या संस्कृत भाषा में जो शब्दों का वर्णन किया गया है, शब्दों का व्याख्यान है, उनका सामान्य परिचय प्राप्त करना। अर्थात कहने का मतलब है ध्वन्यात्मक या ध्वनि तत्वों का परिचय प्राप्त करना है। फिर दूसरा है शुद्ध शब्दों का ज्ञान तथा वाक्य रचना में सामर्थ्य संपादन। दूसरा है वाक्य निर्माण में दक्षता अर्जित करना। वाक्य निर्माण में दक्षता अर्जित करना किसके माध्यम से? शुद्ध शब्दों के ज्ञान के माध्यम से। शुद्ध शब्दों के ज्ञान के माध्यम से, शुद्ध शब्दों के ज्ञान के माध्यम से शब्दों के शुद्ध और शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान हमें कब हो पाएगा? जब हमें व्याकरण शास्त्र का ज्ञान है। किस प्रकार के शब्द का निर्वचन किस प्रकार से किया गया है उसकी जानकारी हमें व्याकरण शास्त्र के माध्यम से मिलती है। और कहा भी गया है कि यद्यपि बहुना अधिसे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृच कृत। अर्थात जबकि यद्यपि तूने बहुत सारे शास्त्रों का पठन और पाठन कर लिया है, फिर भी हे पुत्र तुम्हारे को व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तुम्हें व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण पढ़ोगे तो व्याकरण पढ़ने से आप स्वजन पद का प्रयोग स्वजन नहीं करोगे, शकल पद का प्रयोग शकल नहीं करोगे। इस प्रकार से अर्थात स्वजन का अलग अर्थ है, स्वजन का अलग है, सकल का अलग अर्थ है, सकल का अलग अर्थ है। स्वजन का मतलब अपने लोग, स्वजन का मतलब कुत्ते लोग, शकल का मतलब संपूर्ण और शकल का मतलब टुकड़ा। कुल मिलाकर के शुद्ध शब्दों का जो परिगणन है उसकी जानकारी हमें व्याकरण शास्त्र के माध्यम से ही प्राप्त हो सकेगी। इसके बाद में है छात्रों के अंदर रचनात्मक कौशल, छात्रों में रचनात्मक कौशल तथा तर्क शक्ति का विकास व्याकरण शास्त्र के माध्यम से हो पाएगा। ये दोनों जरूरी है। तथा जब बालक में रचनात्मक कौशल का विकास होगा, स्वयं चिंतन की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाएगी, तो वह बालक
मूल्यांकन कार्य में भी दक्ष हो पाएगा, अर्थात मूल्यांकन क्षमता का भी विकास हो पाएगा, या मूल्यांकन क्षमता के विकास हेतु भी व्याकरण का शिक्षण अनिवार्य है। और सबसे प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो शुद्ध वाक्य रचना में निपुणता प्राप्त करना, ये व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कहो चाहे सामान्य उद्देश्य कहो। भाषा के ध्वन्यात्मक पदों का परिचय उसको हो जाएगा, वाक्य निर्माण में दक्षता अर्जित करने में वह समर्थ हो जाएगा। शुद्ध शब्दों के माध्यम से जब उसको शुद्ध शब्दों का ज्ञान होगा तो उसमें रचनात्मक कौशल और तर्क शक्ति का विकास होगा और वह मूल्यांकन करने में भी दक्ष हो पाएगा और शुद्ध शब्दों के लेखन में, पठन में, वदन में वह निपुण हो जाएगा। ये व्याकरण शिक्षण के जो मुख्य या सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। आगे हम प्रारंभ करते हैं व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं उनको हम प्रारंभ करते हैं। व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं उन विधियों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली है प्राचीन विधि और दूसरी जो विधियां हैं वो है आधुनिक विधि। प्राचीन विधियां और आधुनिक विधियां, इन दो भागों में हम व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं उनको विभाजित करते हैं। प्राचीन विधियों के अंतर्गत सबसे पहली विधि है पारायण विधि। पहली विधि है पारायण विधि। दूसरी विधि है सूत्र विधि। व्याकरण शिक्षण की पहली विधि है पारायण विधि, दूसरी विधि है सूत्र विधि, तीसरी विधि है व्याख्या विधि, चौथी विधि है अव्याकृत विधि। चौथी विधि है अव्याकृत विधि और पांचवी और अंतिम विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। आज हम प्राचीन विधियों के अंतर्गत पारायण विधि और सूत्र विधि दोनों विधियों की चर्चा आज हम अपनी इस क्लास में करते हैं। आगे आने वाली जो कक्षा होगी उसमें हम व्याख्या विधि, अव्याकृत विधि और व्याकरण अनुवाद विधि की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। पहली विधि है पारायण विधि। व्याकरण शिक्षण की पहली विधि है पारायण विधि। शुद्ध शब्दों का निर्वचन व्याकरण शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ये जो पारायण विधि है वो अष्टाध्यायी के प्रणेता महर्षि पाणिनि के समय प्रचलित थी।
जिस समय महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की उस समय ये विधि प्रचलित थी। परायण पद के अर्थ की यदि हम चर्चा करें, परायण करने वाला जो छात्र होता था वह पारायणिक कहलाता था। पारायण करने वाला जो छात्र था वो पारायणिक कहलाता था। ध्यान रखना, विशेष शब्द है पारायणिक। पारायण करने वाला छात्र है वो पारायणिक कहलाता था। पारायण का मतलब होता है उच्चारण करना, अर्थात सूत्रों का जो निर्वचन गुरु के द्वारा किया जाता था उसका जो प्रयोग है छात्र के द्वारा जितनी बार किया जाता था उसको उसी नाम से जाना जाता था। जैसे इसमें क्या होता था, नियमों को, जो व्याकरण के जो सूत्र हैं, व्याकरण के जो नियम है उनको रटने पर बल दिया जाता था, अर्थात सूत्रों या नियमों को रटने पर बल दिया जाता था, बल दिया जाता था। और उसकी बार बार आवृत्ति की जाती थी, अर्थात एक सूत्र का एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, जितनी बार वो उसको स्थायी नहीं होता था तब तक उसका वाचन छात्र के द्वारा किया जाता था। कुल मिलाकर के क्या है कि उस सूत्र की 5 बार आवृत्ति करने वाला छात्र पंचक कहलाता था। सूत्र की 5 बार आवृत्ति करने वाला छात्र पंचक कहलाता था। 7 बार आवृत्ति करने वाला छात्र सप्तक कहलाता था। 8 बार आवृत्ति करने वाला छात्र अष्टक कहलाता था। अर्थात ये पारायण करने वाला जो पारायणिक है उसकी उपाधि है। 5 बार पारायण करने वाला पंचक, 7 बार करने वाला सप्तक और 8 बार करने वाला अष्टक कहलाता है। उच्चारण के दौरान छात्र के द्वारा जो अशुद्धि की जाती थी, अशुद्ध उच्चारण उसके द्वारा किया जाता था, उस उच्चारण के आधार पर अर्थात अशुद्धि करता जो छात्र होगा उसको एक अशुद्धि करने वाला छात्र एकानयिक कहलाएगा। एकानयिक। एक अशुद्धि करने वाला जो छात्र होगा वो एकानयिक कहलाएगा। 2 अशुद्धि करने वाला छात्र द्वैनयिक कहलाएगा। द्वैनयिक कहलाएगा। 3 अशुद्धि करने वाला जो छात्र है वो त्रैनयिक कहलाएगा। वो त्रैनयिक कहलाएगा। अर्थात उच्चारण के आधार पर पंचक, सप्तक, अष्टक नामकरण छात्र का किया जाता है और अशुद्धि करने पर 1 गलती करने वाला छात्र एकानयिक, 2 गलती करने वाला द्वैनयिक और 3 गलती करने वाला त्रैनयिक कहलाता है। इस विधि के अंदर जो सूत्रों को रटने के माध्यम से कंठस्थ करने पर विशेष बल दिया जाता है, अर्थात सूत्रों के कंठस्थीकरण पर विशेष बल दिया गया। कंठस्थीकरण पर विशेष बल दिया गया। सूत्रों को अपने कंठ में स्थिर करने के लिए बार बार जो अभ्यास किया जाता है
वह रटन प्रणाली कही जाती है और उसी रटन प्रणाली के माध्यम से सूत्रों को कंठस्थ करने पर विशेष बल दिया गया है। जो पारायण का कार्य होता है वो कठिनता के स्तर के अनुसार होता था, अर्थात पारायण करने का कार्य सूत्रों की कठिनाई के आधार पर होता था। सूत्रों की कठिनाई के आधार पर निश्चित किया जाता था। कठिन सूत्र होता था तो उसका 5 बार, 7 बार, 8 बार उच्चारण करवाया जाता था, और सामान्य सूत्र होता था तो 5 बार, 7 बार उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये हमारी सामान्य रूप से जो प्राचीन विधि है, प्राचीन विधियों के अंतर्गत जो हमारी पहली विधि है वो है पारायण विधि। पारायण का मतलब होता है बार बार उच्चारण करना। किसी भी सूत्र का, किसी भी गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश का बार बार उच्चारण करना पारायण कहलाता है। वह पारायण 5 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 7 बार हो सकता है, 8 बार हो सकता है। जब तक गुरु के द्वारा बताया गया सूत्र या व्याख्यान जब तक छात्र को कंठस्थ नहीं हो जाता है तब तक वह छात्र उसको रटता रहता था। ये हमारी सामान्य रूप से पारायण विधि थी। अगली विधि है जो है सूत्र विधि। मिटा दूं इसको। निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी है। आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना है कि पारायण करने वाला छात्र, व्याकरण शिक्षण के दौरान पारायण करने वाला छात्र पारायणिक कहलाता है। नियमों को रटने पर बल तथा कंठस्थीकरण पर बल कौन सी विधि में दिया गया है? वो है पारायण विधि। 5 बार वाचन पंचक कहलाता है, 7 बार वाचन अष्टक कहलाता है, 8 बार वाचन अष्टक कहलाता है, 7 बार वाचन सप्तक कहलाता है, 8 बार वाचन अष्टक कहलाता है। एक गलती करने वाला छात्र एकानयिक, 2 गलती करने वाला त्रैनयिक, द्वैनयिक और 3 गलती करने वाला छात्र त्रैनयिक कहलाएगा। अगली विधि है जिसका हम अध्ययन करते हैं, व्याकरण शिक्षण की जो प्राचीन विधि है उसके अंतर्गत अगली विधि है सूत्र विधि। अगली दूसरी विधि है वो है सूत्र विधि। आप सभी को पता होगा महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों के अंदर जो सूत्रों का ही निर्वचन किया गया है। यह व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है और व्याकरण शिक्षण की जो परंपरागत विधि है, ये प्राचीन विधि है सूत्र विधि। पतंजलि के और कात्यायन के और पाणिनि के त्रिमुनि के समय इस विधि का ही प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। और प्राचीन विधि और पांडित्य विधि इस नाम से भी इसको जाना जाता है। पांडित्य विधि के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है। व्याकरण के इस विधि के अंदर क्या होता है, जितने भी व्याकरण शास्त्र के जो नियम है, व्याकरण शास्त्र के नियमों का जो शिक्षण है वो किसके माध्यम से किया जाता है? सूत्रों के माध्यम से। व्याकरण शास्त्र के जो नियमों का शिक्षण है वो सूत्रों के माध्यम से किया जाता है। और जब हम हमारी शिक्षण विधियों के उपरांत जो शिक्षण के जो सूत्र हैं, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं
और भाषा के जो कौशल हैं, इन तीनों की हमारी एक विशेष क्लास होगी, क्योंकि तीनों ही हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से निश्चित है 2, 3, 4 प्रश्न आते ही आते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर देखेंगे हम उसमें कि जो शिक्षण का जो सूत्र है, एक सूत्र है सामान्यात विशेषम प्रति, सामान्यात विशेषम प्रति, विशेषम प्रति, सामान्य से विशेष की ओर, इस शिक्षण सूत्र का इसमें प्रयोग किया गया है। यह है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं। आगमनात् निगमनम प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, काठिन्यात् सरलम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति। इस प्रकार से हम उनको एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग इस विधि के माध्यम से किया गया है। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि का शिक्षण कराते समय इस प्रकार का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। आपको लगता है कि अध्यापक है जो अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रहा है, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता है, अर्थात अध्यापक के द्वारा पांडित्य प्रदर्शन इस विधि के माध्यम से किया जाता है। ये जो विधि है वो रटने पर बल देने के कारण, रटने पर या कंठस्थीकरण पर बल देने के कारण, कंठस्थीकरण पर बल देने के कारण, बल देने के कारण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल, इस विधि को मनोवैज्ञानिक अपने अनुकूल नहीं मानता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि रटा हुआ जो ज्ञान है वो चिरस्थायी नहीं होता है। रटा हुआ ज्ञान बहुत जल्दी स्मृति से मिट जाता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। और पाणिनि और जो कात्यायन है, पाणिनि और कात्यायन ने सूत्र विधि का ही प्रयोग किया है। आपको एक शब्द और बता दूं, कात्यायन का एक अपर नाम भी है। कात्यायन को वर रुचि नाम से भी जाना जाता है। कात्यायन का ही दूसरा नाम है वर रुचि। इस विधि का विशेष रूप से प्रयोग इन दोनों ने किया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ के अंदर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है, अर्थात पाणिनि के जो सूत्र है, कात्यायन के जो वार्तिक है, उन दोनों वार्तिकों को मिश्रित करके उन्होंने महाभाष्य के अंदर विशेष व्याख्यान उसमें किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सामान्य आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जैसे इको यणचि, यण संधि का सूत्र है इको यणचि। पाणिनि ने केवल अपनी अष्टाध्यायी में इतना सा ही कहा है कि इको यणचि। आज हम उसका भावार्थ करते हैं कि इक स्थाने यणस्यात् अचि परे। ये जो लाइन मैंने अभी कही है, ये लाइन पाणिनि ने कभी नहीं कही है। पाणिनि ने सिर्फ इको यणचि कहा है, और जो भाष्यकार पतंजलि है उन्होंने अपने ग्रंथ भाष्यकार में इस इको यणचि सूत्र की व्याख्या की है, और उन्होंने बताया है कि इक के स्थान पर यणादेश होता है अच के पर में रहने पर, पर का अर्थात बाद में रहने पर। और जब हम सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र के जो आपने 6 लक्षण और सूत्र की परिभाषा भी पढ़ी होगी, मिटा देता हूँ इसको। अब आपको सूत्र की, अब किसे कहते हैं सूत्र, सूत्र का स्वरूप क्या होता है, किसे हम सूत्र मानेंगे, उसके लिए कहा गया है कि अल्पाक्षरम संदिग्धम। इसको मिटा देता हूँ, एक बार देखना हो तो देख सकते हैं आप
क्योंकि कहीं बहुत सारे कमेंट्स कल मुझे प्राप्त हुए हैं, उसमें बताया है कि एक तो आप छात्रों को ब्लैक बोर्ड से पुनर्अवलोकन का अवसर नहीं देते हैं और तुरंत मिटा देते हैं। इसलिए आप एक बार देख लीजिए। मिटा दूँ अब इसको। आज की क्लास लंबी हो गई थोड़ी सी, क्योंकि बहुत उपयोगी है व्याकरण की शिक्षण विधि, जो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। हाँ, तो व्याकरण शिक्षण के दौरान सूत्र की क्या परिभाषा है, वो सूत्र की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र की शास्त्रोक्त परिभाषा क्या है? सूत्र परिभाषा, सूत्र किसे कहेंगे, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सूत्र की परिभाषा है अल्पाक्षरम, अल्पाक्षरम, अल्पाक्षरम संदिग्धम, अल्पाक्षरम संदिग्धम सार विश्वतोमुखम, शारवद, शारवद विश्वतोमुखम, शारवद विश्वतोमुखम, अस्तोब मन वद्यंच, अस्तोब मन वद्यंच सूत्रम सूत्र विधे विधो, सूत्रम सूत्र विदो विदु, सूत्रम सूत्र विदो विदु, अर्थात अल्प अक्षर से हो, संदिग्धता का भाव उसमें नहीं हो, सार रूप में हो, जो सभी के द्वारा आसानी से जाना जा सके। अस्तोब मन वद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। ठीक है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोब मन वद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। ये सूत्र की परिभाषा है। सूत्र के जो लक्षणों की बात करते हैं, जो सूत्र के 6 लक्षण बताए गए हैं। सूत्र के 6 लक्षण कैसे पहचाने कि ये सूत्र कहलाएगा, सूत्र किस प्रकार के होते हैं। सूत्रों की परिभाषा है संज्ञा च परिभाषा च। सूत्रों के प्रकार हैं संज्ञा च परिभाषा च। सूत्रों के प्रकार संज्ञा च परिभाषा च। विधि नियम एव च, विधिर्नियम, विधिर्नियम एव च। अतिदेशो अधिकारश्च, अतिदेशो अधिकारश्च, अतिदेशो अधिकारश्च, अधिकारश्च। षड्विधम सूत्र लक्षणम, षड्विधम सूत्र लक्षणम, षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र के लक्षण बताए गए हैं। एक संज्ञा सूत्र होता है, दूसरा परिभाषा सूत्र होता है, विधि सूत्र होता है, नियम सूत्र होता है, अतिदेश सूत्र होता है और अधिकार सूत्र होता है। ये 6 सूत्र, 6 सूत्रों के लक्षण बताए गए हैं। हमारी अगली क्लास में हम कल पढ़ेंगे व्याख्या विधि और व्याकृत विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। ये हमारी 5 है जो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है। इनका पठन का कार्य और पाठन का कार्य हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। अंत में मैं रीट का एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्रों को 2 पंक्तियों में मेरा एक संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी मेहनत करने से मत घबराना और निरंतर अभ्यास में जुटे रहना। एक न एक दिन आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है, जो विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र हैं, रीट का जो भी प्रश्न पत्र हैं
उन प्रश्न पत्रों को अधिक से अधिक हल करने का प्रयास करना है। उसी को आधार मान करके आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। निश्चित रूप से ये मेरा विश्वास है कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको आप कंप्लीट तैयार कर लोगे तो आपको आने वाले जो रीट एग्ज़ाम 2020 में रीट हो चाहे आरटेट हो, जो भी कुछ होगा उसके आधार पर आपको तैयारी करने में बहुत आसानी रहेगी। हो सकता हो कि इस बार कुछ परिवर्तन रीट एग्ज़ाम को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वेटेज को ख़त्म करने का मामला, कई प्रकार के जो विधि अड़चने इसके अंदर आ रही है उनको दूर करने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मान लो ऐसा होता है 70-30 वाला होता है कि 30% रेट के जोड़े जाएंगे, 70% जो हमारा सब्जेक्ट का होगा। यदि पृथक से जो सब्जेक्ट का पेपर होता है तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में काम आएगी। इसलिए आप किसी भी विषय के पाठ को कमज़ोर नहीं समझें। मनोविज्ञान हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी का हो, आपको प्रत्येक पाठ को एक बराबर समय देते हुए उनकी नियमित तैयारी जारी रखना है। वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इतना सा मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि यदि आप इंग्लिश में विशेष योग्यता रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको संस्कृत लेने की। लेकिन यदि आपको थोड़ा बहुत मन में डाउट हो कि मेरी इंग्लिश भी ठीक नहीं है और मेरी संस्कृत तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो मेरा यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको इंग्लिश आवेदन करते समय इंग्लिश भाषा का चयन न करके हिंदी भाषा का चयन करना है। क्योंकि निश्चित रूप से मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आप मातृभाषा के रूप में हिंदी का ऑप्शन आप चुनेंगे तो हिंदी के साथ जो दूसरी भाषा का चयन आप करेंगे तो आपको संस्कृत ही करना है। मेरा ये विश्वास है कि आप इंग्लिश से अधिक अंक आप संस्कृत में प्राप्त करेंगे। बस निरंतर बने रहिए और अपना प्रयास जारी रखें और निश्चित रूप से ईश्वर आपका साथ देगा और आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।